हेलो एवरीवन। यह हमारी चल रही है बिजनेस मैनेजमेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 4। पार्ट 3 में हमने पहले 71 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड पहले जाके 71 क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट वर्क डायरेक्टली अंडर द जनरल मैनेजर। ये कह रहा है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर के नीचे डायरेक्टली कौन वर्क नहीं करता है, नॉट वर्क डायरेक्टली अंडर। सेल्स मैनेजर, फोरमैन, वर्क मैनेजर या पर्सनल मैनेजर। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है हमारा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके नीचे अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, थर्ड जो पर्सनल मैनेजर, ऐसे ही फाइनेंस मैनेजर। तो बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। डायरेक्ट पहले सीईओ के नीचे मैनेजर्स, फिर उसके बाद में सुपरवाइजर्स। हर एक मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट सुपरवाइजर से नीचे हमारे होते हैं फोरमैन। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा जनरल मैनेजर के नीचे नहीं है। जनरल मैनेजर, सीईओ, उसके बाद एक जनरल मैनेजर होता है, उस फिर अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं। तो सेल्स मैनेजर, वही जनरल मैनेजर के नीचे सेल्स मैनेजर भी होता है, प्रोडक्शन मैनेजर भी होता है, वर्क मैनेजर। लेकिन जो जो फोरमैन है हमारा वो नहीं होता है। फोरमैन तो लास्ट में सुपरवाइजर के अंडर काम करते हैं। ठीक है, जनरल मैनेजर के नीचे ये तीनों मैनेजर डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं, लेकिन फॉर्मल जो फोरमैन है वो सुपरवाइजर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच स्कॉलर इंट्रोड्यूस द फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो करेक्ट आंसर है डब्ल्यू एफ टेलर। डब्ल्यू एफ टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं वो डब्ल्यू एफ टेलर है। उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या कहा था कि एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड based on specialized functions and tasks such as marketing, finance, production, etc. ठीक है, तो क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्पेशलाइजेशन के बेस पे, इन्होंने स्पेशलाइजेशन पे जोर दिया था ज्यादा। तो स्पेशलाइजेशन के बेस पे एम्प्लॉयज को ग्रुप कर दिया जाएगा और किस उनको स्पेशलाइज फंक्शंस अलग अलग उसको टास्क दिए जाएंगे। जैसे कि मार्केटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग का टास्क अलग हो गया और उसमें उसी मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो काम करेंगे। फाइनेंस का अलग होगा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का अलग होगा। तो फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये, डब्ल्यू एफ टेलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देर इज ए स्कोप स्पेशलाइजेशन, देर इज ए स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन इन लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर में स्पेशलाइजेशन होता है? नहीं, लाइन मैनेजर तो हमने ऊपर देखा था उसमें पावर्स हैं वो अप टू डाउन चलते हैं, और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो नीचे से ऊपर चलते हैं। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन बनी होती है, हायरार्की बनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग पावर्स होती हैं। तो स्पेशलाइजेशन तो इसमें नहीं है, तो इट इज नॉट करेक्ट आंसर। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं इसमें इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं, इट इज इजी। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। द लाइन ऑफ अथॉरिटी इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्टिकल, यस। ये कह रहा है कि लाइन जो अथॉरिटी की लाइन है वो वर्टिकल होती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। पावर दी जाएगी ऊपर से नीचे और जो भी सजेशंस होंगे वो नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले सीईओ हो गया, फिर जनरल मैनेजर हो गया, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर्स हो गए, फिर हमारे फोरमैन हो गए। तो इस तरह से एक हायरार्की चलती है, लाइन वर्टिकली लाइन होती है ये। तो लाइन ऑफ अथॉरिटी वर्टिकली होती है, तो इट इज द करेक्ट आंसर।
लाइन, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो ये कह रहे हैं कि केवल जो बड़े, ओनली आ गया तो ये करेगी कि जो ओनली लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए सुटेबल है, नहीं, ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे ज्यादा लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुज डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी इज, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जेक्ट ओबीडियंस। तो ये हमारा स्टेटमेंट डेफिनेशन हेनरी फेयोल ने दी थी अथॉरिटी के बारे में, कि अथॉरिटी है वो राइट होता है ऑर्डर्स को गिव करने में, ऑर्डर्स देने में, एंड पावर टू एग्जेक्ट ओबीडियंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट अथॉरिटी। अथॉरिटी के बारे में क्या सही है? अथॉरिटी इज इनफॉर्मल, अथॉरिटी इनफॉर्मल होती है। नॉट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं करती है। इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, इसमें राइट अधिकार होता है। कैन नॉट बी डेलीगेटेड, डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा राइट है सही ऑप्शन। तो ये इनफॉर्मली फॉर्मल भी हो सकती है अथॉरिटी, और ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में भी हेल्पफुल है, इसको डेलीगेट भी किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, इसमें राइट होता है। अथॉरिटी में किसी के पास पावर होती है तो उसको राइट होता है ना कुछ काम करवाने का। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उत्तरदेयता। मान लो आपने एक वर्क, आप हो, आप सुपरवाइजर हो, ठीक है, तो आपने एक सुपरवाइजर ने अपने फोरमैन को कोई काम करने के लिए दिया, ठीक है, तो उन्होंने उस कोई वर्क करने के लिए कोई स्पेशल वर्क दे दिया कि आप उस वर्क को करना है, उस वर्क को पूरा करने के लिए उसने पावर दे दी, ठीक है, पावर दे दी, और पावर के साथ साथ उसकी फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि आप उसको पूरा करें। लेकिन ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तो उस सबॉर्डिनेट की ही रहेगी, कि अगर वो काम नहीं हुआ तो जो भी हमारा मैनेजर है वो सबॉर्डिनेट को ही बोलेगा कि काम नहीं हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी का फीचर्स देखने हैं। उत्तर देता तो लास्ट में इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते अकाउंटेबिलिटी को, अथॉरिटी को कर सकते हैं, उन्होंने उनकी इसकी अथॉरिटी थी इस वर्क को करने का सुपरवाइजर की, लेकिन उसने फोरमैन को दे दिया तो उसने अथॉरिटी को तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन लास्ट में अकाउंटेबिलिटी तो सबॉर्डिनेट की ही रहेगी। कैन बी डेलीगेटेड, इसको डेलीगेट किया जा सकता है। हाँ, और ऑलवेज अपवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर होती है। यूनिटरी, शुड बी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। तो इसका ये है कि नोट पूछा है इसने, कौन सा फीचर्स नहीं है, तो कैन बी डेलीगेटेड, डेलीगेट मैंने अभी बताया था, इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। और ये जो भी वर्क करने का काम है वो तो सुपरवाइजर का है, लेकिन उसने डेलीगेट कर दिया उस वर्क को फोरमैन को, लेकिन लास्ट में जो भी अकाउंटेबिलिटी होगी वो हमारा जो सुपरवाइजर है उसी की होगी, उसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का प्रिंसिपल नहीं है। फंक्शनल डेफिनेशन, यूनिटी ऑफ डिमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, रेमुनरेशन, अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। तो ये सारे एक को छोड़ के सारे डेलीगेशन के प्रिंसिपल हैं। ये कह रहे हैं कि रेमुनरेशन, डेलीगेशन में रेमुनरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज रिलेक्टेंस ऑन द पाथ ऑफ सबॉर्डिनेट इन डेलीगेशन, डेलीगेशन के में सबॉर्डिनेट के रास्ते में कौन सा एक रिलेक्टेंस होता है, कंसिडर किया जा सकता है? परफेक्टनेस, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट हमारा 80 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन को डिटरमाइन करने का एक फैक्टर, इंटीग्रेशन, डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रोल, और अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स और कंट्रोल टेक्निक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इंटीग्रेशन। ये कहे कि सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन में सेंटर में ही हाई अथॉरिटी के पास ही सारी पावर होती है, वो ही पावर उनको अदर जो भी हमारे वर्कर्स हैं वो उनको
ऑर्डर देते हैं काम करने के लिए, लेकिन सारी पावर है वो कुछ ही लोगों के पास होती है, वो होता है सेंट्रलाइजेशन, हाई अथॉरिटी के लोगों के पास। तो ये कहे कि कौन सा फैक्टर है वो डिटरमाइन करता है सेंट्रलाइजेशन, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में एक ही चीजें हर जगह होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 81 क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग इज a remedy for all of the problem, ensure accurate forecasting, none of these या all of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा none of these, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में जो भी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब डिसाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है वो इन्वॉल्व की जाती है डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें डिवीजन ऑफ वर्क, जो भी वर्क है उसको छोटे छोटे भागों में, पूरा एक बड़ा काम है उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं अलग अलग काम के लिए, फिर उनको ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्ड, और अलग अलग जो भी आइडेंटिकल वर्क होंगे उनको ग्रुप बनाया जाता है। जैसे कि एक बना दिया, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रोडक्शन का काम एक अलग डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन का हो गया, और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी है उनका एक अलग ग्रुप बना देंगे। ऐसे ही फाइनेंस का अलग ग्रुप, सेल्स का अलग ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग ग्रुप, तो इस तरह से डिवीजन, हर एक काम का डिवीजन कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, और आइडेंटिकल वर्क को ग्रुप किया जाता है। तो ऑल ऑफ दोनों ऑप्शन इज करेक्ट। 83 formal organization created by management, a result of social interaction to satisfy कल्चरल नीड, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, नहीं सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट द्वारा क्रिएट किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की पूछिए ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो मैनेजमेंट ही क्रिएट करता है, लेकिन अगर बात करें इनफॉर्मल की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें फॉर्मल की तो वो स्ट्रक्चर्ड, ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड होता है, वो इसको क्रिएट किया जाता है मैनेजमेंट, बाय मैनेजमेंट, और इसको किया जाता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 84, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग डील विद, ऑर्गेनाइजिंग किस में डील करता है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन एक्टिविटी, सेंट्रलाइजेशन एक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस। तो हमने में पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, और इंटीग्रेशन ऑफ आइडेंटिकल वर्ड, ये दो शामिल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ, जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है वो किस में बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इनटू जॉब, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड बी, क्योंकि इसमें वर्क का भी डिवीजन किया जाता है, और मैंने बताया था अथॉरिटी और रिलेशनशिप है उसको भी एस्टेब्लिश किया जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।